हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के अपने चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। देखिए, पहले हमने देखा था कि जो आरंभिक मानव था वो एक आखेटक था, खाद्य संग्राहक था। शिकार करके जो है जंगली जानवरों का या फिर जंगलों से जो है पौधों से, पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्तों से, फूलों से, फलों से वो अपना भोजन इकट्ठा करता था। अब जो है धीरे धीरे उसने क्या किया, अनाज उगाने शुरू कर दिए, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें जो अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? उगाई गई फसल और पाले गए पशुओं से। आज हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, तिल है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी हमारा भोजन है, या फिर पीने की चीज़ें जैसे हम दूध पीते हैं, तो ये हमें पशुओं से मिलता है। और अनाज जो है वो फसलों से हमें मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता भी पड़ती है। देखिए, जो भी फसलें हैं, जो भी अनाज हम उगाते हैं, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, कोई भी अनाज है, उसके लिए ये नहीं कि सबके लिए जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु है, वो सबके लिए एक जैसी होगी। वो सबके लिए अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न जलवायु की, भिन्न अलग अलग मौसम की। वो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। धान की खेती की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें गेहूँ और जौ की तुलना में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हमें चावल उगाना है तो हम ऐसे क्षेत्रों में उगाएंगे जहाँ पानी जो है भरपूर मात्रा में मिलता हो। सूखे वाले जो क्षेत्र हैं, सूखे स्थान हैं, वहाँ पर हम धान की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि चावल को उगाने के लिए, धान को उगाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि किसान जो है विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। इसलिए ये है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर फसलें भी अलग अलग तरीके से जो है उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उसमें जो है गेहूँ, जो इस तरह की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है चावल ज़्यादा उगाया जाता है। वो इसीलिए कि वहाँ की जलवायु है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो अलग अलग हैं। अब यही नहीं, हमें पशुओं के लिए भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता जो है होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। देखिए, जो पहाड़ी एरिया हैं या सूखे एरिया हैं जहाँ बरसात जो है कम होती है, वहाँ पर हमें मवेशियों की बजाय ज़्यादा जानवर क्या देखने को मिलते हैं? भेड़ बकरी, छोटे जानवर। मवेशी क्या है, उनके लिए जो ये जलवायु है वो अनुकूल नहीं है। भेड़ बकरियां हैं वो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ भी पाती हैं। सूखे सूखे जो क्षेत्र हैं वहाँ वो जो है अपना ठीक से रह भी पाती हैं, लेकिन मवेशी वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे। इसलिए अलग अलग जलवायु में अलग अलग हमें पशु भी देखने को मिलते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया की जलवायु जो है बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। देखिए, पहले हमने देखा था कि जो जो मनुष्य था वो क्या करता था, जो भी जानवर थे उनके पीछे पीछे जो है जंगलों में भागता रहता था, उनको जो है मार के उनका मांस प्राप्त करके जो है अपने भोजन की पूर्ति करता था। या फिर जो है पेड़ पौधे हैं, वो एक जगह पर उसने जो है कुछ दिनों तक वो रहा, वहाँ से अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, खाना ख़त्म हो गया, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था। तो इस तरह से जलवायु भी बदलती रही और उसके अनुकूल जो है परिस्थितियाँ भी बदलती रही, और जो मानव था उसका रहन सहन था वो भी बदलता रहा। अब लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। पहले मनुष्य क्या करता था, किसी भी जंगल में रहता था, वहाँ से फल फूल तोड़े, अपना खाना खाया, जब वो समाप्त हो गए तो दूसरी जगह पर चला गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसने ये समझना शुरू कर दिया था कि कोई पौधा है, मान लो उसके ऊपर कोई बीज है, वो जो बीज है वो गिरेगा तो क्या होगा, फिर से वहाँ से कोई पौधा उग जाएगा। तो इन चीज़ों को मनुष्य ने समझना शुरू किया कि भाई इस तरह से हम जो है फसलें उगा सकते हैं, दोबारा से जो है अनाज उगाया जा सकता है। तो वो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा और एक जगह पर लंबे समय तक रहना उसने शुरू कर दिया। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी और जानवरों से पौधों की सुरक्षा भी की होगी। तो मनुष्य क्या था, उसने वहाँ पर रहना शुरू किया और जो है सुरक्षा भी की कि भाई कोई जानवर जो है उसके जो फसल है उसको नुकसान ना पहुँचाए।
ताकि वह ठीक से बढ़ सके। और धीरे धीरे जो मनुष्य था वो क्या बन गया, किसान। देखिए किसान किसको कहते हैं, जो खेती करते हैं एक जगह पर रहकर। ये तो है नहीं कि भाई आज कहीं पर वो खेती कर रहा है कल कहीं पर, उसको तो घुमक्कड़ जो है जीवन हम कहते हैं। लेकिन किसान क्या होते हैं, जो स्थायी रूप से एक जगह पर रहकर जो है वो खेती का काम करते हैं। तो इसी तरह से जो मानव था उसने एक जगह पर रहकर खाना जो है अपनी फसलें उगाना शुरू कर दिया था। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। देखिए क्या हुआ कि जब मनुष्य को पता लगा कि भाई जानवर जो हैं वो भी मेरे काम आ सकते हैं, या तो वो उनसे मांस प्राप्त करेगा या जो मवेशी हैं उनसे वो दूध प्राप्त करेगा, तो उसने क्या किया, जहाँ वो रहता है उसके आसपास उसने खाने की चीज़ें रखनी शुरू कर दी, ताकि जो जानवर हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होकर वहाँ आए। और वो क्या करता था, उनको पकड़ कर वहाँ पर उनको पालतू बनाना उसने शुरू कर दिया। सबसे पहले जो हमें पता लगा है कि जिस भी जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था, वो था कुत्ता। फिर धीरे धीरे जो है भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित जो है लोग करने लगे और उनको पालतू बनाने लगे। ऐसे जानवर ये कौन थे, जो झुंडों में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे ये पशुपालक भी बन गए होंगे। पहले कृषक बने, अब उन्होंने क्या किया, अब पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अन्य जो जंगली जानवर हैं उनसे जो है अपने जो भी ये भेड़, बकरी, गाय, सूअर ये पाले हैं, इनसे इनकी रक्षा की जंगली जानवरों से। और अब मनुष्य क्या बन गया, पशुपालक। अब हम देखते हैं कि बसने की प्रक्रिया। पहले जो मनुष्य था वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था अपने भोजन की तलाश में, अपने जो है सुविधाओं की तलाश में। अब उसने क्या किया, एक जगह पर जो है वो बस कर रहने लगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। देखिए जब उसने पौधे उगाए, जब पौधे उगाएंगे, फसल उगाएंगे, तो क्या करेगा इंसान, एक ज़्यादा समय तक उसको एक जगह पर रहना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि उसने पौधे उगा दिया और वो वहाँ से चला गया, एक साल बाद आके वो जब वो आएगा तो उसकी फसल उसको जो है सुरक्षित मिल जाएगी। नहीं, उसको वहीं रहना भी पड़ेगा, उस फसल की जो है देखभाल भी करनी पड़ेगी, सुरक्षा भी करनी पड़ेगी जंगली जानवरों से, तब वो जो है फसल पक कर तैयार होगी, जब उसको जो है वहाँ से अनाज मिलेगा। इस तरह से उसने अपने जानवरों की भी देखभाल के लिए, अपने जो है वनस्पति जो पौधे हैं उनकी देखभाल के लिए भी एक जगह पर टिक कर वो रहने लगा लंबे समय तक। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया। जो अपनाए गए पौधे और जानवर थे वह अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। देखिए जिन पौधों को इंसान ने उगाना शुरू किया, जिन जानवरों को उन्हें पालना शुरू किया, वो जंगली पौधे और जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। अब ये तो है नहीं भाई किसी भी पौधे को उगा लेंगे, चाहे उससे खाने का सामान मिले, कोई भी फसल उसमें उगे या ना उगे, कोई जहरीला पौधा होगा, ऐसे पौधों को थोड़ी ना कोई उगाएगा। इंसान उसी पौधे को तो उगाएगा जिससे उसे अपने जो खाने का सामान मिलेगा, और ऐसे जानवर को ही वो पालेगा जो हिंसक ना हो, जो उसके किसी काम के हों, या तो वो उसके घर की रक्षा करेगा। भाई कुत्ता उसने पाला वो किस लिए, वो उसके फसल के भी, घर के भी जो है सुरक्षा करते थे, रक्षा करते थे। और भेड़, बकरी, भेड़ से उसको चाहे ऊन मिली हो, बकरी से उसको दूध मिला हो, गाय भैंस से दूध मिला हो। तो इस तरह के जानवर और पौधे जो है इंसान ने सबसे पहले उगाए। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की भी संभावना कम हो। यही नहीं, उन्हें पौधों को ही चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। अब जो है पौधे भी वो इंसान जो है ऐसे चुनता था जिससे जो है बड़े दाने वाले अनाज उसको मिलते हों, और साथ ही जिसकी मजबूत डंठल हो और अनाज के पक्के दानों का भार वो संभाल सके। देखिए जब भी इंसान ने जो है पौधे उगाने शुरू किए, फसल उगानी शुरू की, तो ऐसे पौधों को चुना कि भाई जिसकी डंठल मजबूत हो, ताकि जो बड़े दाने हैं, बीज हैं, वो उनका भार सहन कर सके। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा मौसम बदला और उसकी सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई। अब ऐसे पौधों के बीजों को वो क्या करता था, संभाल कर रखता है, ताकि फिर से जो है क्या कर सके, उसको फिर से उगा सके।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुनता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे जो है अलग होते गए। जानवर भी इंसान ने जो है ऐसे पाले शुरू में कि भाई जो हिंसक ना हो, जो उसके काम के हों, और बाद में क्या हुआ, उनकी प्रजाति जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और इस तरह से वो क्या हो गए, वो जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग हो गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो है वो छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब शुरू कब हुई? 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले का जो मानव था वो घुमक्कड़ जीवन जीता था। वो एक आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, अपना जो है जानवरों से और जंगली जो पौधे हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन 12,000 साल पहले जो बसने की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें जो इंसान था, जो मानव था, उसने एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर दिया। वास्तव में हम जो भोजन आज करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से। देखिए, आज हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम गेहूँ खाएं, चावल खाएं, कोई भी जो है गेहूँ का आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो हमें कैसे मिला? वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही आज हमें मिल रहा है। अगर मनुष्य एक जगह पर ना बसा होता, उसने फसलों को उपजाना ना शुरू किया होता, तो क्या होता? क्या हमें इस तरह का अनाज मिल पाता? शायद नहीं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। जो सबसे पहले जो भी अनाज उगाए गए वो क्या थे? गेहूँ और जौ। उसी तरह से जो पालतू बनाए गए जानवर थे, सबसे पहले आया कुत्ता और उसके बाद आए भेड़ और बकरी। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को जो है उगा कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है, कुछ महीने, कुछ दिन या फिर कुछ साल। ऐसा तो है नहीं भाई कोई भी बीज हमने उगाया और 4 दिन बाद उसमें जो है वो पूरी फसल जो है पक कर तैयार होगी। उसको टाइम लगता है। अलग अलग फसलों के लिए जो समय है वो अलग अलग है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कुछ दिनों यानी कि कुछ सप्ताह में या फिर कुछ महीनों में, और कुछ ऐसी हैं जिनमें लगभग एक एक साल भी लग जाता है। अगर हम देखें गन्ने की फसल को तो लगभग उसको 1 साल लग जाता है। बाकी अगर गेहूँ जो देखें तो ये शायद 5-6 महीने में जो है पक कर तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए अलग अलग फसलों के लिए टाइम भी पकने का अलग अलग होता है। इसलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते रहे और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार मतलब कोई फसल उगाई उसके बीच में जो है ज़्यादा अगर जो भी अवांछित पौधे उग जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वेस्ट होते हैं वो, मतलब कूड़ा करकट जो है वो उग जाते हैं, तो उनको भी हटाना पड़ेगा ताकि वो फसल है जो वो ख़राब ना हो। अब जानवर हैं, चिड़िया हैं, उनसे उनकी भी रक्षा जो है करनी पड़ती थी, क्योंकि या तो सारे पक्षी होंगे, वो मान लो बाजरे की फसल उगाई तो सारे पक्षी आएंगे और बाजरे के सारे दाने खा जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से जो मनुष्य था उसको उस फसल की रक्षा भी करनी पड़ती थी। तो वो क्या करने लगा? वो एक जगह पर रहने लगा। अब कटाई के बाद मान लो अनाज मिल गया तो क्या करना पड़ता है? उसको संभाल के रखना पड़ेगा ताकि पूरे साल वो उसका प्रयोग कर सके। अनाज को भोजन और दानों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचने पर भी बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब वो अपने भोजन को सुरक्षित कैसे, अपने अनाज को जो है सुरक्षित कैसे रख पाता था कि भाई उसको पता है कि अब अगली जो फसल है, जो अनाज उगेगा, उसमें कुछ महीनों का टाइम लगेगा। तब तक अगर मुझे इस जो है उपज को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए उसने बड़े बड़े बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन, उनमें वो स्टोर करके रखने लगा अपने जो है अनाज को, या फिर बड़ी बड़ी टोकरियाँ बुनी या ज़मीन में गड्ढा खोद कर जो है अनाज को सुरक्षित रखना शुरू किया। अब जो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हैं? देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार का मतलब क्या है कि जानवरों से भी हमें खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जानवर जो हैं बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अगर उनकी देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है।
अब यही नहीं, जानवरों से ना सिर्फ भोजन और क्या मिलता है, हमें मांस भी मिलता है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, मुर्गे हैं, या फिर कुछ लोग जैसे बकरी वगैरह है, ये भी इनके मांस का भी जो है प्रयोग करते हैं खाने में। तो उनसे हमें दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। कुछ जानवरों से हमें जो है अंडे भी मिलते हैं। तो दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, अनाज जब उगाया तो उसका भंडारण कैसे किया, टोकरियों में किया, बर्तनों में किया, ज़मीन में गड्ढे खोदकर। लेकिन पशु क्या है, वो तो चलते फिरते खाद्य भंडार है। मतलब भाई जी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और हमें जो है साथ साथ भोजन भी दे रहे हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। इसके लिए एक मैप देखेंगे हम कि जो कृषक और पशुपालक थे, कहाँ कहाँ उनके अवशेष मिले और कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। इसके लिए पहले आप एक मैप है ये देख लीजिए। इस मैप में जो भी आप ब्लू स्पॉट देख रहे हैं, ब्लू जहाँ पर टिक है, देखिए बुरझोम है, इधर मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, ये महागढ़ा है, इधर चिरांद है बिहार में, असम में जो है दाऊजली हेडिंग है, कर्नाटक में हल्लूर है, आंध्र प्रदेश में पय्यमपल्ली है, महागढ़ा और कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बुरझोम जो है वो कश्मीर में, और महागढ़ा कहाँ है आप, पाकिस्तान में। तो ये जो भी स्पॉट आप देख रहे हो, यहाँ से हमें जो है अवशेष मिले हैं। हमें पता लगा है कि यहाँ पर लोग जो है वो कृषक और पशुपालक थे। इनके अवशेष हमें इन जगहों पर देखने को मिले। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो नीले वर्ग आपने देखे, जो भी नीले जो स्पॉट है मैंने आपको बताए, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जो भी ये ब्लू कलर के जो आप देख रहे हो, जो भी जगह ब्लू कलर से जिनको हाईलाइट किया गया है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आरंभ में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन जो है आरंभ किया था। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पश्चिमोत्तर, देखिए इधर उत्तर और पश्चिम में महागढ़ा बुरझोम, पूर्व में दाऊजली हेडिंग, और यहाँ पर मध्य में कोल्डी हवा महागढ़ा, और दक्षिण की अगर हम बात करें तो पय्यमपल्ली और हल्लूर। ये सारी जो जगह हैं, यहाँ से हमें पुरातत्वों को जो है पुरातत्व मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया, और इनसे जो सबसे रोचक जो वो मिला, जो भी चीज़ मिली वो क्या थी, अनाज के जले हुए दाने। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, हमें कैसे पता लगा कि भाई ये लोग अनाज उगाते थे, तो यहाँ हमें मिले अनाज के जले हुए दाने। उनसे हमें पता लगा कि हाँ, ये लोग जो है इन्होंने फसलों को उगाना शुरू कर दिया था, अनाज उगाना शुरू कर दिया था। इससे पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। देखिए, हर जगह आपको एक शब्द जो है देखने को मिलेगा, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। तो जो ये उपमहाद्वीप जो शब्द है, ये सिर्फ हमारे भारत के लिए प्रयोग नहीं होता। पहले जो है उपमहाद्वीप का हिस्सा था, वो भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान और इसके ऊपर जो अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, ये सारा एरिया जो है उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता था, ना केवल भारत। अब आप सोचोगे कि जो मेहरगढ़ है ये तो भारत से बाहर है, लेकिन ज़्यादा दिन थोड़े ना हुए, 1947 में ही तो ये पाकिस्तान बना है, इससे पहले तो ये भारत का ही हिस्सा था। तो इस तरह से ये जो उपमहाद्वीप में सारा एरिया है, इन जगहों पर हमें यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें कौन सी जगह पर जो है कौन सी चीज़ें मिली हैं। ये टेबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है ध्यान से आप याद कर लेना। कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी हमें मिली। अब जो है ये अवशेष हम देखेंगे कि अनाज और हड्डियाँ हमें कहाँ मिले और इनके पुरास्थल कहाँ पर हैं। देखिए, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, गेहूँ के दाने, जौ के दाने, जले हुए दाने या भेड़ बकरियों की हड्डियों के अवशेष हमें जो मिले हैं वो हमें मिले हैं मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में। फिर से मैप में देखेंगे हम मेहरगढ़ कहाँ है, यहाँ पर हमें जो है गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि चावल के दाने और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े हमें कहाँ मिले हैं।
ये हमें मिले हैं कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। फिर से मैप में देखते हैं कोल्डी हवा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। ये रहा इधर, ये है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हमें चावल के और जो है जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। अब चावल और कुछ मवेशियों के जो है अवशेष मिले, वो मिले महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। ये रहा हमारा महागढ़ा इधर उत्तर प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं गेहूं और दलहन की, वो हमें मिले हैं गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में। यहाँ आप देख सकते हो बुरझोम, और यहीं क्या है गुफ्रकाल आधुनिक जो है कश्मीर में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गेहूं दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, ये हमें मिले बुरझोम आधुनिक कश्मीर में। ये रहा हमारा बुरझोम कश्मीर में। तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है जो हमारा जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर, ये हमें मिले हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में। हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में कहाँ है? देखिए आधुनिक आंध्र प्रदेश है, पहले जो है ये यहाँ पर जो है कर्नाटक का, अब जो है ये कर्नाटक में है। पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था हल्लूर, यहाँ से हमें इसके अवशेष मिले। और लास्ट जो है वो काला चना जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर, ये हमें मिले पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में। ये है हमारा पय्यमपल्ली इधर। तो ये एक बार आप मैप को अच्छे से जो है देख लेना, इस टेबल को याद कर लेना। यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, और जो है मैप में भी आपसे पूछ लिया जाएगा पय्यमपल्ली कहाँ है वो बताइए, मेहरगढ़ कहाँ है, बुरझोम कहाँ है। तो मैप को जो है अच्छे से रीड कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।